एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आ गया और आपने रिजल्ट की पीडीएफ भी देख ली और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उन सबको इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई सारे बच्चों से हमने बात भी करी और कई सारे बच्चों के मन में सवाल भी हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सब तो वाह वाह मज़ा आ गया सर, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो बाउंड्री पर रह गए हैं, वो कुछ ये भी कह रहे हैं सर ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि इतनी कट ऑफ ज़्यादा चली गई। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया और जो रिजल्ट के साथ में आपका ये एसएससी ने जो डॉक्यूमेंट निकाला, इस डॉक्यूमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे वो पॉइंट, ऐसी वो अनजानी बातें जो आपको पता हो। जैसा कि आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम उस पॉइंट की तरफ चलते हैं जिससे कि फ़र्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर या फ़र्क पड़ रहा होगा आपकी कुछ और पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 5, एज पर पैरा 13.8 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ए फ्यू पोस्ट आर कॉमन फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आपको पता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो कि कॉमन थी। एज द इंजीनियरिंग ब्रांचेज आर डिफरेंट, different question papers were served to the candidate of mechanical and electrical engineering because of the altogether different discipline question paper difficulty level between the two question paper may vary. Accordingly, scores of the mechanical and electrical engineering in the paper 2 of this examination have been normalized with the each other for the determining the final merit and cut-off marks. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी बातें थी जहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन था, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी थी, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पेपर तो अलग था। तो उसको चीज़ों को मैच करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के मार्क्स को क्या कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है। मैं ये 4-5 बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कई बच्चे जो बात करें मेरे इतने मार्क्स थे मैं बाहर क्यों हो गया, या मेरे इतने मार्क्स थे मेरे ये ऐसे कैसे हो गया। कुछ स्टूडेंट को इस पहले पॉइंट से क्लियर होगा जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं, उनके नॉर्मलाइज होने के बाद में मार्क्स कम हुए या ज़्यादा हुए, वो क्यों हुए, जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास पॉइंट नंबर 5 में आपको मिल रहा है। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पॉइंट पता है, पता तो आपको सारे ही होंगे, कितने सिंसियरली आपने पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। As per para 18.8 of the notice of the examination, minimum qualifying marks in the paper and paper 1 and paper 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे थे कि हमने पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लिया, पेपर 1 में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, पेपर 2 में हमारे कम आए हैं या कम आ रहे होंगे तो क्या हम फाइनली पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पेपर 2 में लिखा है इन्होंने कि 30% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25% मिनिमम कट ऑफ है। मतलब यदि आपके पेपर 1 में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं और आपको लग रहा है कि पेपर 2 में भी हमारे बाउंड्री के आसपास मार्क्स थे और हमारे सिलेक्शन के चांस थे या हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे हम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो इस बात की भी दूसरी संभावना बन सकती है कि आप इस बात को ध्यान से देखें कि आपने पेपर 2 की मिनिमम क्वालिफाइंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है या नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिनके दिमाग में ये ख्याल चल रहा है कि मेरे इतने मार्क्स थे, इतने से ज़्यादा हो गए, नॉर्मलाइज कम हो गए, या फिर जो गलत क्वेश्चन थे उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन सबको भैया हम इस वीडियो के एंड में चर्चा करें। यदि हम पॉइंट नंबर 3, वैसे तो सारे पॉइंट नॉर्मली आपने पढ़ भी लिए, आपने कट ऑफ वगैरह भी देख ली, मैं जो अनजानी बातें जिनकी बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं पॉइंट नंबर 10 पर चलता हूं, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जो ये वो पॉइंट है जिनको स्टूडेंट छोड़ देते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ टाई देखो, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस मतलब जिनके बराबर मार्क्स आ गए। एज पर पैरा 20 ये नोटिफिकेशन में दे दो, ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट हैज बीन सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स। एक से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके एग्रीगेट मार्क्स इक्वल आ जाते हैं इन पेपर 1 एंड पेपर 2। टाई हैज बीन रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड। तो उनका टाई को कैसे सॉल्व किया जाएगा? आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर टिल इट इज रिजॉल्व। टोटल मार्क्स इन पेपर 2 पहले देखा जाएगा कि टोटल मार्क्स इन पेपर 2 किसके ज्यादा हैं। यदि मान लो उसके पेपर 1 में सेम थे, पेपर 2 में भी सेम आ गए, तो ये वाला फॉर्मूला भी खत्म हो गया। डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर। जो बच्चे जिसकी एज ज्यादा होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी, उसको आने वाले फ्यूचर में चांसेस कम मिलने वाले हैं, इसलिए उसको हायर प्लेस पर, उसकी रैंक
अच्छी मानी जाएगी। और यदि वो भी सेम हो जाता है तो फिर उन्होंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। फिर लास्ट में क्या किया जाएगा, नेम के अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखा जाएगा। तो यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके सेम, वैसे मार्क्स अभी आपको पता नहीं है, आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको मार्क्स भी पता चल जाएंगे, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज किस तरीके से एसएससी आपका सॉल्व करेगा। यदि हम अनसुलझी चौथी बात की तरफ चलें तो यहां पर आता है पॉइंट नंबर आपका 12। कौन सा पॉइंट आता है आपका, 12 नंबर का पॉइंट, जहां पर आप देखेंगे इफ ए कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन द कट ऑफ मार्क्स इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट शॉर्टलिस्टेड ड्यू टू एनी रीजन। ये भी वीडियो में कई सारे बच्चों के कमेंट आए, सर मेरे तो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आए, मेरा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, क्या चक्कर पड़ गया सर, ये कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा है कि ये इतने ज्यादा मार्क्स आ गए फिर भी हम कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। तो ये कह रहे हैं कि इन केस स्कोरिंग, if a candidate is scoring more than the cutoff marks in the final result of the examination is not shortlisted due to any reason, she must represent to the regional office concerned for the commission within 1 month from the declaration of result। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो हर स्टेट में इसके रीजनल ऑफिस बने हुए हैं एसएससी के, वहां पर जाके आप इस बात को कर सकते हैं ताकि वो आपको क्लेरिफिकेशन दे सके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ताकि आपके इस बात का सॉल्यूशन आपको निकल सके। नेक्स्ट हम लास्ट अनसुलझी बात की तरफ चलते हैं, वो है ये वाली बात। कौन सी वाली बात, पॉइंट नंबर 14, नो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। कमीशन ने कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है और ये हमारे मन में बहुत बड़ा सवाल भी है और कमीशन से रिक्वेस्ट भी है। जब हमने पिछली रिक्वेस्ट करी थी रिजल्ट दो तो आपने रिजल्ट दिया, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट और करी कि आने वाले दिनों में आप क्वेश्चंस को गलत ना बनाएं, प्रूफ रीड और डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करवा लें, टाइम से एग्जाम करवाएं, रिजल्ट टाइम से दें। तो ये भी हमारी साथ में आपसे रिक्वेस्ट है एसएससी वालों से कि यदि सभी जगह जितने भी एग्जाम हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द जगह पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, आप यहां पर कह रहे हैं कि नो वेटिंग लिस्ट, नो रिजर्व लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन, unfilled vacancies in the final result and the vacancies arising out of the non-joining of shortlisted candidate or vacancies arising due to any other reason will be carried forward by the usual department to the subsequent year of the recruitment as per the extend rule। मतलब अगले साल उस वैकेंसी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगले नोटिफिकेशन में वैकेंसी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जब बच्चे को इस बार ही चांस मिलना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है, और बच्चों आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब वेटिंग लिस्ट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। यदि आपको लगता है कि वेटिंग लिस्ट बननी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि ताकि जो बच्चे जो बाउंड्री पर रह गए हैं, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उसकी जगह किसी और को तो मौका मिलना चाहिए, खाली जगह क्यों जा रही है। तो ये मेरी 5वीं अनजानी बात है और इस पर मेरी रिक्वेस्ट भी है बच्चों से भी कि वो वीडियो के कमेंट में बताएं कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या मैं सही सोच रहा हूं। और एसएससी वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि यदि ये बात सही है, मैक्सिमम जगह पर यदि वैकेंसीज मतलब वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी एसएससी जेईई में अगली साल से वेटिंग लिस्ट निकालें ताकि बाउंड्री पर रहने वाले बच्चों को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ये वो 5 बातें हैं जो बच्चे नोटिफिकेशन में रिजल्ट के टाइम पर जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते हैं। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आने वाले वीडियो में हम उन सबको भी सॉल्व कर सकें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अगले एग्जाम की तैयारी करें। यदि आप 1-2 मार्क्स से या किसी कारण से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए और यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म मैंने लगाया है, वहां पर भी आप अपनी डिटेल फिल कर दें। जितने भी इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग के सिलेक्टेड बच्चे हैं वो जरूर गूगल फॉर्म करें, गूगल फॉर्म फिल करें ताकि आने वाले दिनों में हमारे अवार्ड फंक्शन, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त अवार्ड फंक्शन होता है इन्फिनिटी के नाम से, उन सब में हम आपको बुला सकें और आपकी खुशियों को, आपके इस रिजल्ट को मिलजुल कर सेलिब्रेट कर सकें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.